स्वागत है आप सभी लोगों का। जिस श्रृंखला का अब हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस विषय की महत्ता जो है वो इस हद तक है कि लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतिहास के दृष्टिकोण से यदि हम देखें और भारत की प्राचीनता और संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हमको ये पता लगता है कि आज से 4000 साल से भी पहले हमारी जो सभ्यता थी, हमारा जो समाज था, वो एक उच्च कोटि का जीवन, जिसको हम लोग नगरीय जीवन कहते हैं, वो जी रहा था। तो इसी श्रृंखला को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला से सामान्य परीक्षाओं में MCQs जिसको हम लोग कहते हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप कहें तो PCS के और IAS के प्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ मेंस में यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। तो हम जैसे कि पिछली श्रृंखला में हमने रखा कि NCERT की एक एक लाइन से हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो इसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो डेवलप होगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस पूरी प्रक्रिया से बहुत लाभ हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। अब देखिए, ये पहली लाइन है, पढ़ सब लोग जाएंगे, लेकिन इस चीज़ का महत्व कोई नहीं समझ पाएगा कि इस लाइन का क्या महत्व है। पढ़ जाएंगे, आगे हो जाएगा काम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं लिख लीजिए सबसे पहले। फिर इस लाइन का महत्व क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, IAS इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हम लोग किसी फैक्ट बुक में तलाश कर रहे होते हैं, या जब कंसेप्चुअल जैसे अब PCS का पेपर बनने लगा है तो ऐसे फंसाऊ प्रश्न जो पूछते हैं, जो हमको उलझा जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधा सीधा होता है, आपको पता होगा कि इसका उत्तर ये होगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम सटीक उत्तर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं कैसे पूछ लिया जाएगा। वो आपसे प्रश्न बना करके पूछेंगे कि निम्नलिखित में से बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु या सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। तो लिखा होगा वहाँ पर जैसे मूर्तियाँ, ठीक है, फिर लिखा होगा ईंट, फिर लिखा होगा कुछ, मान लो चलो यही लिख दिया, मोहर, और एक कोई ऑप्शन आपको और दे दिया जाएगा। तो अब चूंकि ये सभी चीज़ें वहाँ से उपलब्ध होती हैं तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं कहूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप ये जो NCERT की लाइन आप जो देख रहे हैं ना, इस लाइन के साथ आप जाएंगे और यही उसका उत्तर होगा। तो देखिए, पहली लाइन से ही एक जरा से ब्लॉक से ही एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया जो अपने आप में एक मुश्किल पैदा कर सकता है विद्यार्थी के लिए परीक्षा में अगर आ जाए। तो देखिए, यह है सिंधु मोहर, ये देख रहे हैं, और इस मोहर का मतलब जो है वो सील होता है बेसिकली, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। मैंने देखा कुछ लोग पढ़ाते हैं तो इस मोहर को जो है कॉइन समझ लेते हैं। दिस इज़ नॉट कॉइन, सिक्का नहीं है ये मोहर है जो ठप्पे के रूप में सील लगाई जाती थी वो। तो अब देखते हैं यही जो कह रहे हैं। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए, अब इससे भी 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप तो क्वेश्चन देखो किस किस तरह से पूछते हैं, और यही जब आपने पकड़ लिया तो बस बन गया आपका काम। जैसे सामान्य SSC की या UPSSC की परीक्षा है, रेलवे की, पुलिस की परीक्षा है, तो वहाँ आपसे पूछ लेंगे कि ये जो सील है, हड़प्पाई मोहर है, वो किसकी बनी थी। तो कई सारे आपको वो देंगे उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे तांबे की या मिट्टी की, ठीक है ना। लेकिन जवाब क्या है, सैलखड़ी। सैलखड़ी मतलब इससे खड़िया होती है, इस तरीके का पत्थर। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। इस मोहर पर सामान्य रूप से जानवरों का चिन्ह, अब देखिए जानवर बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, और एक ऐसी लिपि है, ये देखिए ये है वो लिपि। तो एक ऐसी लिपि उत्कीर्ण है जिसको अब तक हम पढ़ नहीं सके हैं। तो एक प्रश्न तो ये पूछ लिया।
दूसरा प्रश्न एक और पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसे यह मिट्टी की बनी है, तो मिट्टी दे दिया आपको, यह मिट्टी की बनी है। इस पर जानवर या पशु का चिन्ह है, ठीक है ना, पशु चिन्ह जानवर, ठीक है। इस पर सिंधु लिपि है, ठीक है ना। सिंधु लिपि के मैक्सिमम नमूने बता रहा हूँ मैं आपको, वो मोहरों से ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस पर तो अब आपको ऑप्शन दे देंगे, ये तीनों दे दिए। उसके बाद उनने पूछा ए में जैसे 1 व 2, 2 व 3, तो आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी नहीं, किसकी बनी है, सैल खड़ी की। तो प्रश्न कैसे बनाया जाता है परीक्षा में, कई बार हम होता है कि तथ्यों को बहुत तलाशते हैं, तो तथ्यों में हमको वो उत्तर नहीं मिलते। और तथ्य क्या है कि क्योंकि आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनको आपको रटना पड़ता है। यहाँ जो सीधी लाइन लिखी हुई है, अगर आपने उसको समझ लिया, देखिए पहली 2 लाइन में आपको मैं इतना समझा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बुक पढ़ के समझना सीख जाओ, इससे आपका बहुत सारा काम जो है पूरा हो जाएगा। अब देखिए, फिर भी हमें इस क्षेत्र के उस समय के लोगों के जीवन के विषय में और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे आवास, अब देखिए पुरावस्तुएं कौन कौन सी हैं, आवास यानी होम, हाउसेस, मृदभांड, ठीक है, यानी मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजारों तथा मोहरों, यानी दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पुरातात्विक साक्ष्यों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है इतिहास में, और उसी से इतिहास का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। तो देखिए यहाँ हिस्ट्री की जो राइटिंग है, कैसे इतिहास लिखा जाता है, ये आपको समझाने का जो है पूरा प्रयास है। आपको ये पूरी तरह से समझाया जाएगा इस पूरी श्रृंखला में, इस चैप्टर में। और आपने अगर इस फंडामेंटल को समझ लिया तो कई लोगों को सिंधु सभ्यता चैप्टर में दिक्कत होती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। फिर आगे देखते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। चलिए, पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पारिभाषिक जो शब्द है वो क्या है, स्थान और काल। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके बुद्धि का विकास करती हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हड़प्पा संस्कृति, तो कब किसी चीज़ को संस्कृति कहा जाता है, इसको आप देखिए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। तो देखिए, आपको एक संस्कृति किसको कहा जाता है इतिहास में, ये आपको मिल गया। तो क्या होता है संस्कृति में कि एक निश्चित विशिष्ट शैली होती है जो उसको दूसरों से भिन्न बनाती है। जैसे आपका पंजाबी संस्कृति, तो पंजाबी संस्कृति में आप देखोगे कि लोगों का जो पहनावा है वो बहुत अलग तरीके का होता है, उनका खान पान बहुत अलग तरीके का होता है। वो लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि आप कहो कि नहीं और भी क्षेत्रों में, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये अब राजस्थान में जो पगड़ी पहनने का एक ट्रेंड है, जो राजस्थानी पगड़ी होती है, राजस्थान का भोजन अलग तरीके का है, तो ये उसका कल्चर है। आज हम लोग जिस कल्चर में जी रहे हैं वो ज़्यादातर क्या है, वो ग्लोबल है। इसलिए ज़्यादातर सभी जगह पर लोग एक जैसे कपड़े पहनने लगे हैं, ऑनलाइन से सभी जगह एक जैसा फैशन और ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो जो एक व्यक्ति दिल्ली में बैठ कर के जो है पहनता है, वो एक किसी छोटे कस्बे में दूर दराज ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से मंगा करके पहन सकता है। तो ये एक समानता ग्लोबल संस्कृति के अंतर्गत आती है। एक जैसी भाषा, जैसे आजकल ज़्यादातर कम से कम, वैसे अगर अंग्रेज़ी ना भी आए तो व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे तो लोग बाग अंग्रेज़ी में ही जो चलता हुआ चीज़ें हैं उनको लिखते रहते हैं।
तो इस तरह से आज हम जो है ग्लोबल संस्कृति में रह रहे हैं। तो संस्कृति के संदर्भ में आप समझ गए होंगे, फिर से मैं बता देता हूँ कि कोई विशिष्ट शैली होती है। शैली किसी भी संबंध में हो सकती है, रहन सहन से संबंधित हो सकती है, पहनावे ओढ़ावे से संबंधित हो सकती है, बोलचाल से संबंधित हो सकती है, भाषा भी उसके अंतर्गत आती है, खान पान भी उसमें आता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होती है और किसी विशेष कालखंड में होती है। कालखंड मतलब एक निश्चित, जैसे आज ग्लोबल युग है और ये बढ़ता चला जाएगा, तो हम एक ग्लोबल संस्कृति में रह रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारी लोकल संस्कृतियाँ भी हैं, लेकिन आज जो जनरेशन है वो ज़्यादातर जो है ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है। यही सब बातें थोड़ा सा आपको समझने की होती हैं अगर आपको सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना है। तो आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, देखिए चित्र में दिखाया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मोहरें तो अभी आप देख चुके हैं। इसके बाद वो कहते हैं मनके, तो देखिए ये मनके देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं, इतने सुंदर मनके बने हुए हैं। उस समय देखिए कितने खूबसूरत मनके बनाए हुए हैं, चमकदार। इसके बाद देखिए ये बाट, बाट से ये पता लगता है कि एक निश्चित किस्म की स्टैंडर्ड जो माप तौल की जो इकाई थी वो भी वहाँ पर थी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी किसी हिसाब से बेच दे। तो ये स्टैंडर्ड जो वे करने वाला यानी वजन तोलने वाला जो मानक था ये भी चल रहा था। और ये बगल में आपको ये पत्थर के फलक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लेड्स टाइप के, ये हैं, ये हमको प्राप्त होते हैं। फिर देखिए एक एक चीज़ को बहुत अच्छे समझते चलिए। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। देखिए हर लाइन का अपने आप में कुछ मतलब होता है और इस आप मतलब को समझने की कोशिश करिए। वो क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान, तो सपोज़ करिए ये अफ़गानिस्तान है। फिर वो कहते हैं जम्मू के बाद वो कहते हैं बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के बिल्कुल इस जगह पर जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं जो ईरान से सटा हुआ है, ये बलूचिस्तान है। और इसके पॉइंट पर जो है इसके स्थल यहाँ तक मिलते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि गुजरात, अब गुजरात और इसके नीचे इस तरह से बन करके आता है। इसके बाद फिर तो गुजरात, यानी कहने का मतलब उनका क्या है कि इतने बड़े व्यापक क्षेत्र में इस संस्कृति का प्रसार था। कहने का मतलब दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित थे, यानी कि ये संस्कृति और सभ्यता बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका मतलब ये है, लाइन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। तो देखिए एक टिप्पणी आती है, मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हड़प्पा लिखा सकता है या सिंधु सभ्यता भी लिखा सकता है। सिंधु सभ्यता का नामकरण की समस्या के नामकरण की समस्या। तो ये क्या समस्या है, ये टिप्पणी कीजिए। ये आता है, देखिए क्या आता है। इसका उत्तर मैं आपको यहीं मुँह ज़बानी बता देता हूँ। आपको वही 125 शब्दों में 150 शब्दों में लिखना होता है, ज़्यादा लिखना नहीं होता, तो काम की बात समझ ली जाती है। देखिए प्रारंभ में जितने भी स्थल खोज में आए इस क्षेत्र में, तो वो सारे स्थल जो थे वो सिंधु नदी के किनारे थे। किसके किनारे थे? सिंधु नदी के किनारे। तो ऐसा लगा कि ये सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी, जैसे कुछ अन्य सभ्यताएं हैं, नील नदी की सभ्यता या दजला फरात नदियों की सभ्यता। तो इस तरह से ये पहले खोज में जा चुकी थी। तो ऐसा लगा कि इस तरह से ये भी जो है क्या नाम से इस सिंधु नदी के किनारे ही पाई जाने वाली सभ्यता है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये भारत में राजस्थान में उस समय एक सरस्वती नदी बहती थी जो अब रेगिस्तान में खो गई है। सरस्वती नदी, इसी का उल्लेख हम लोग आर्यों के सरस्वती नदी के रूप में पाते हैं। तो ये अब खो गई है रेगिस्तान में। इसके सहारे भी काफ़ी सारे हमको जो है स्थल मिले जो लगभग हरियाणा से लेकर के राजस्थान के क्षेत्र में फैले हुए हैं। आज अगर आप देखोगे तो ये माना गया कि सरस्वती के क्षेत्र में है, तो भाई सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जा सकता है, तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। फिर ये देखा गया कि भाई इसके स्थल तो केवल इन नदियों के किनारे ही नहीं बल्कि ऊपर अफ़गानिस्तान तक, जम्मू में, उसके बाद इधर नीचे की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र में दायमाबाद तक,
और इधर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास आलमगीरपुर, यहाँ तक यमुना तक फैले हुए हैं। तो ये देखा गया कि इस संस्कृति का जो प्रसार था तो बहुत व्यापक था, और किसी नदी के सहारे अगर इसका नाम रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं होगा। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि जो पहला स्थल खोजा गया था जिसका नाम था हड़प्पा, हड़प्पा के आधार पर ही इसका नामकरण कर दिया जाए और इसको फिर हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक, तो ये इसके विषय में जो बात थी वो मैंने आपको समझाई। इस तरह से इसका नामकरण हुआ। अब देखिए अगली बात, तो मैंने एक प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। अब देखिए ये प्रश्न छोटी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल था। अब कुछ लोग इसको 2750 से 1750 लिखते हैं, हो सकता है कुछ लोग जो है 2500 से 1500 लिख दें, तो कई हो सकते हैं। इसके विषय में कोई निश्चित मत तो है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है 2600 से, एनसीईआरटी लिखती है 2600 से 1900। यही बिल्कुल सटीक होगा और इसी का आप टिक लगा करके आएंगे अपनी परीक्षा में। यानी कि देखिए 600 साल ये और 100 साल ये, यानी 700 साल तक ये अस्तित्व में बनी रही सभ्यता अपने पूर्ण रूप में। ये इसका जो है सही वो होगा उत्तर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया। कई बार ऐसा भी होता है बुक पढ़ते समय हम ये ब्लॉक्स वगैरह जो हैं ये छोड़ देते हैं, हम लोग सीधे मेन टेक्स्ट को पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए ये कुछ संस्कृतियां यहाँ पहले से थीं और होती हैं भाई। तो कुछ जो पहले से थी उनको हम आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, और जो बाद में रही उनको परवर्ती कहते हैं। परवर्ती माने बाद वाली, जो बाद में भी अस्तित्व में बनी रही। आगे देखते हैं। देखिए ये सिंधु सभ्यता का मैप है, जिससे पता लगता है कि कौन कौन से मुख्य स्थल थे और कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई थी। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्लॉक क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा ध्यान से। अंग्रेज़ी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेज़ी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। अब ये एसएससी ऐसी जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं पुलिस वगैरह की, उसमें तो यही पूछ लेते हैं कई बार। जैसे पूछें ईसा पूर्व का मतलब क्या है, तो लिखा होगा बिफोर क्राइस्ट, या अंग्रेज़ी में बीसी का मतलब क्या है, ईसा के जन्म से पहले। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व से है एडी। अब दूसरा शब्द है एडी, ठीक है, एडी। इसको कहते हैं हम ईसवी सन, ठीक है, जो अभी चल रहा है। जैसे हम चल रहे हैं 20 ईस्वी, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब जब ईसा मसीह पैदा हुए वहाँ से। तो आप देखिए इतिहास को सीधे सीधे ऐसे देख लीजिए कि ये तो है ईसा मसीह का क्रॉस, और इससे पहले का जो समय है वो है बीसी, और इनके जन्म से जो समय माना जाता है वो है एडी। तो आज हम एडी में चल रहे हैं और उससे पहले जो भी कुछ है वो बीसी। तो जैसे अभी हमने देखा कि 2600 ईसा पूर्व माना गया डेट को, तो 2600 ईसा पूर्व माने 2600 साल इस तरफ, और अब चल रहा है 2020। तो मान लो 2000 भी मान लें अगर हम 2000 साल मोटे मोटे रूप में, तो 2000 साल ये और 2600 वर्ष ये, यानी कि कुल मिला करके जोड़ करके हो गए 4600 साल। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी एडी और बीसी के संदर्भ में। अब देखिए आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। एडी की जगह पर सीई, ध्यान से देखिए, और बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी ध्यान रख लेना, पूछ लेते हैं। प्रयोग किया जा रहा है। सीई अक्षर का तात्पर्य है कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा। आज का जो टाइम है इसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। और बीसी का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, यह है बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर जुड़ जाएगा बी का, बिफोर कॉमन एरा।
इस तरह से इसको इतिहास को भी देखा जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सीई के लिए ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले के शब्दों का प्रयोग किया है। तो इतिहास को समझने के लिए कुछ बात जो यहाँ थी वो इम्पॉर्टेंट थी। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको नक्शे पर नज़र दौड़ा देता हूँ। तो देखिए, ये स्थल जो आप देख रहे हैं मांडा, ये मांडा जो है ये जम्मू में है। इसके बाद देखिए ये है हड़प्पा, ठीक है। फिर ये राजस्थान के अंदर ये कालीबंगा आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए ये इसी में चलता चला जा रहा है, कुछ तो दिए नहीं है। फिर आप इधर देखेंगे चांद हुदड़ो, ये धौलावीरा बड़ा इम्पोर्टेंट स्थल है गुजरात में, ठीक है। लोथल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल मुहाने पे बना हुआ था, तो ऐसा लगता है पोर्ट सिटी थी उस समय की। पोर्ट का मतलब बंदरगाह था। देखिए फिर ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है, तो बलूचिस्तान में देखिए सुतकांगडोर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर है। तो ये सारे स्थलों को, और फिर बहुत सारे स्थल अलग दिए हुए हैं जिन पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। ये सब दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। पूछ लेते हैं, ये भी पूछा जाता है कौन सा स्थल किस राज्य में है आज की डेट में, तो आपको पता होना चाहिए। मैं और बताऊंगा अभी, पहले आप जो इस बुक में लिखा हुआ है उसको समझ लीजिए। अब देखिए आरंभ। तो आरंभ देखिए, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। तो देखिए वो बताते हैं कि हड़प्पा काल से पहले इसी क्षेत्र में कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थीं। तो इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं? इनकी मृदभांड शैली से, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी संस्कृति को उसके उस दौर के, मतलब प्राचीन भारत में हम लोग पुरातत्व से चूंकि सब कुछ जानकारी लेते हैं, तो उस समय लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो हम मृदभांडों से भी इसका आकलन कर सकते हैं कि, और आप देखोगे कहीं पर अलग अलग रंग के पेंट से, चित्रकारी से मृदभांडों पर की गई हम संस्कृति को अलग करते हैं। तो ये संस्कृतियाँ जो थी वो इनकी एक विशिष्ट मृदभांड शैली थी, एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तथा इस संदर्भ में कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। मतलब ये छोटे छोटे बस्तियां थीं, नगर नहीं थे बहुत बड़े। ये सब हड़प्पा सभ्यता के बाद हुए। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ये क्रम भंग क्या है ये समझ लीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, अब देखो यहाँ टॉपिक आप देखते हैं ना, जो पूछा था उद्भव मतलब ये कैसे अस्तित्व में आई, इसके विषय में भी तमाम प्रश्न खड़े होते हैं और इसको लेकर के अपने अपने मत हैं इतिहासकारों के कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ लोग मानते हैं कि लोग पश्चिम से आए थे, विदेशी थी। कुछ लोग कहते हैं देशी थी। अब विदेशी तो हर चीज़ इसलिए कही जाती है क्योंकि इतिहास की रचना ही विदेशियों ने करना शुरू करी भारत में आके। उससे पहले हम तो कुछ जानते नहीं थे अपने यहाँ के बारे में। तो अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने ये सब किया, खुदाइयाँ की, सब की, हमें जानकारी मिली तो हम तो अपने बारे में कुछ जानते नहीं थे। तो उन्होंने ही अपने ज्ञान के आधार पर सब आकलन करना शुरू किया। तो हर चीज़ में ये थोपने की भी कोशिश की कि जो कुछ हुआ वो पश्चिम से ही हुआ, भारत में कुछ था ही नहीं। तो ये सारे पूर्वाग्रह जो हैं उस तरफ भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं चलते हैं, उस तरफ भी चलते हैं। खैर, तो क्रम भंग का मतलब क्या होता है? देखिए कि कोई चीज़ किस तरह से विकसित हुई, इसकी एक सीधी कड़ी है। मान लीजिए कि ये ऐसे हुआ, ऐसे जा कर के सीधा, लेकिन अब हम देखते हैं कि किसी जगह जा कर के अगर ये लकीर टूट जाए बीच में से, तो हमको ये पता नहीं लगेगा कि ये हिस्सा तो जो था ये कैसे वहाँ तक पहुँचा। तो यही चीज़ इन संस्कृतियों के विषय में भी है कि हमारा जो क्रम भंग है आरंभिक हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता, वो कुछ प्रश्न खड़ा कर जाता है कि इस अवस्था में सभ्यता फिर कैसे पहुंची। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ सिंध और चोलिस्तान मतलब थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी क्षेत्र। अब देखिए सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में है,
सिंधियों को तो आप जानते ही हैं आज, लेकिन सिंध प्रांत है पाकिस्तान में। इसके बाद चोलिस्तान। अब चोलिस्तान क्या है भाई? थार रेगिस्तान। देखिए थार रेगिस्तान राजस्थान में तो है ही है, लेकिन राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, ध्यान रखिएगा। आपने बॉर्डर फिल्म देखी हो तो वहाँ सुनील शेट्टी जो है वो राजस्थान का ही है, और वहाँ पर उसको ये कहा जाता है कि रेत को तू इतना गर्व करता है, तो बोले कि मिट्टी ही मेरी माँ है, तो वहाँ लड़ाई होती है, देखा होगा तुमने। तो ये वही जगह है, देखिए वहीं पर वो बॉर्डर भी है जहाँ ये लड़ाई हुई है। तो जो पूरा सीन बना हुआ है वो रेतीला इलाका है, तो ये वही चीज़ है। तो पाकिस्तान में भी थार का डेजर्ट है, भारत में तो है ही है, पाकिस्तान में भी है, तो इसी को हम लोग चोलिस्तान बोलते हैं। ये नामों को जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं निर्वाह के तरीके। निर्वाह का तरीके का मतलब होता है जीवन यापन लोग कैसे करते थे, मतलब वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है ना, ये सब चीज़ों के बारे में हमको, कहाँ रहते थे, ये सब चीज़ों के बारे में हमको पता लगता है। आपने मानचित्र 1 तथा 2, एक तो देख लिया, 2 नीचे है, वो भी बताता हूँ। मैं देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यानी कि जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी वो कहाँ उपजी? ज़्यादातर उन इलाकों में जहाँ पर पहले से ही कुछ आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। तो ये जो संस्कृतियाँ हैं इनमें निर्वाह के तरीके, तौर तरीके जो थे वो समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों के उत्पाद, प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। तो देखिए अब ये मछली वाला जो ऑप्शन देख रहे हो ना आप, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई ये कौन सी चीज़ ऐसे खाते थे, तो उन्होंने पूछा भाई इसका ये, तो उसमें मछली भी ऑप्शन में रख दिया। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंटली रखी हुई है उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब हो सकता है कि लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। उत्तर इनका इतना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सारे उत्तर एक जैसे लग रहे होते हैं। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञ या वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के से स्थल से प्राप्त हुए हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये भी पूछ लेते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन से अनाज का प्रयोग करते थे। तो देखिए गेहूं था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जौ भी थी, दालें भी थी, और सफ़ेद चना भी था, और तिल भी था। तो ये अनाज जो है वो लोग प्रयोग किया करते। तिल का प्रयोग तेल के लिए किया जाता होगा संभवतः। ये सब खाद्यान्न हैं जितने भी हैं। देखिए इसके बाद बाजरे के साक्ष्य जो है वो गुजरात से मिलते हैं, और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। यहीं से अब एक क्वेश्चन बना दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए हम उसको बोल सकते हैं ऐसे रेयर था, या कम पाया गया है, या कम प्रयोग में लाया जाता था। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे, ए गेहूँ, बी जौ, फिर चावल, और फिर एक और कोई ऑप्शन में दे दिया। तो अब ये सभी एक जैसे लग रहे हैं। तो अब चूंकि यहाँ लाइन की लाइन ऐसी रखी हुई है, और देखिए क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन अच्छी टेक्स्ट बुक से बनाया जाता है। आप मत समझना कि जो आप गाइड बुक लिए हो या किसी टीचर का नोट्स लेकर के घूम रहे हो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा करके बनाया जाएगा। ये बात अलग है कि नोट्स वोट्स में सब इधर उधर से मार मूर के लिख दिया जाता है, लेकिन आपकी जो अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई है वो आपके सबसे ज़्यादा काम में आती है, इसलिए मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ। फिर जब कोचिंग खुल जाएगी तब बुक पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी जान लो आप। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। तो ये हड्डियों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है भाई पूरा। तो देखिए भेड़ की हड्डी है, बकरी है, भैंस है, सूअर भी है, इनकी हड्डियां शामिल हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो कर नहीं पाएंगे लोग, देखना भी। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविद
द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर ये पालतू थे। जंगली प्रजातियों में वराह सूअर, देखिए ये जंगली सूअर की बात हो रही है, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। अब देखिए जब घड़ियाल और ये सब ऑप्शन में रख दिए जाएंगे तो अब घड़ियाल पर तो दिमाग ही नहीं जाएगा लोगों का, और यही ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि किस किस की हड्डियां मिली हैं। तो यहाँ पर घड़ियाल वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि आपको ये अन्य किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यही बता रहा हूँ, ये इसी बुक में लिखा हुआ है घड़ियाल वाला। तो अब आपने अगर ये बुक नहीं पढ़ी तो आप फिर गड़बड़ कर जाओगे वहाँ जा कर के क्वेश्चन में। और आजकल कंसीडर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन किताबों को। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो देखो मछली की बात फिर आ गई है। तो ये कैसे प्राप्त करते थे इनका मांस? कोई शिकारी समुदाय था जो इनको दे करके जाता था, या ये लोग खुद शिकार करते थे? इसके विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। चलते चलते थोड़ा सा हम लोग एक ये देख लेते हैं जिसमें आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियों के क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जैसे आपने उस मैप में देखिएगा तो कोड दीजिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जितने भी देखिए ये क्षेत्र आप देख रहे हैं लगभग, जैसे गुजरात में यहाँ पर, इधर ये हरियाणा के आसपास के, और ये सिंध के आसपास के सब, तो आप देखोगे कि ये आमरी वहाँ पर भी था, इधर भी है आमरी नाल। तो ये अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन बना के देख रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति का स्थल है? तो आपसे पूछ देंगे। अब जैसे कोट दीजिए, आप देख रहे हो कोट दीजिए आरंभिक भी है और विकसित हड़प्पाई भी है, तो ये कॉमन हो गया, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये सिसवाल दे देंगे, दम्ब सादात दे देंगे, आमरी नाल दे देंगे, तो इस तरह से बना करके क्वेश्चन किसी तरह से वो पूछ लेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए यदि आपको अच्छे कॉम्पिटिशन्स को फाइट करके निकालना है। तो ये एक बहुत अच्छा लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया है बहुत दिन बाद। आप इसको अच्छे से नोट्स बना करके तैयार कीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे इसमें अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कल हम इसमें फिर मिलेंगे, आपको फिर बताएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।